हेलो एवरीवन, आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम डिस्कस करेंगे इंडिया चाइना रिलेशनशिप के बारे में। तो आपको जानना चाहिए कि जो 1962 का युद्ध हुआ था उससे पहले की कुछ बातें आपको जाननी जरूरी है। तो मैं बता दूं, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था और उसी के आसपास 2 साल बाद 1949 में चाइना में सिविल वार ख़त्म होकर पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का वहाँ पे गवर्नमेंट बनी थी। तो वो कॉम्युनल गवर्नमेंट थी। तो वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा था। गृह युद्ध खत्म होने के बाद और जो कम्युनिस्टों का राज वहाँ पे 1949 में हो गया। 1949 से पहले जो वहाँ पे नेशनलिस्ट थे वो ताइवान में चले गए। वहाँ रिपब्लिक ऑफ चाइना उन्होंने बना लिया और जो मेन चाइना, मुख्य चाइना था, वहाँ पे पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वहाँ पे स्थापित हुआ। तो उसको कम्युनिस्टों का सरकार बोलते हैं। आज ताइवान का भी आप लोग जान रहे होंगे कि ताइवान में भी चाइना वहाँ पे भी झगड़ा कर रहा है कि ताइवान हमारे अंदर दे दो। तो ये सारी घटनाएं अभी चल रही है। शुरुआत में भारत और चाइना का दोस्ती काफ़ी अच्छा था और भारत ने चाइना का समर्थन किया, काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया हमेशा से। शुरुआत में चाइना के विरोधी बहुत थे क्योंकि चाइना एक कम्युनिस्ट देश था। इसलिए अमेरिका, इंग्लैंड, ये सभी पश्चिमी देश उनके खिलाफ थे और उसको यूनाइटेड नेशन पे नहीं आने दे रहे थे और हर इंटरनेशनल फॉर्म पे उसको दूरी बनाकर रखने के लिए मजबूर करते थे। और भारत ने पूरा जोर समर्थन हमेशा से करते रहा, जैसा कि और ये भारत ने ही यूएन में आने के लिए रास्ता साफ किया चाइना को। इनफैक्ट आपको बता दूं, 1960 में वीटो पावर जब चाइना को दिया गया था, उससे पहले भारत को ऑफर किया गया था क्योंकि एशिया में एक देश को देना था। बट नेहरू जी के कारण उन्होंने बोला कि यहाँ पे हमें नॉन अलाइंड हमारा कंट्री है, इसलिए हमें कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने फिर उस टाइम पे चाइना को दे दिया। विट्टो क्या होता है, विट्टो पावर क्या होता है, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग उससे भी जानकारी ले सकते हैं कि विट्टो क्या होता है। तो मैं अभी ज़्यादा विट्टो पे नहीं बात करूंगा कि विट्टो पावर क्या होता है। 1949 में जैसे ही वहाँ पे कम्युनिस्टों का सरकार आया चाइना में, तो उसके बाद 1950 में उन्होंने जो तिब्बत एक कंट्री था उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। यानी 1 साल बाद उन्होंने तिब्बत को भी अपना देश घोषित कर दिया। वहाँ पे उस टाइम पे दलाई लामा, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा होगा, दलाई लामा जो थे वहाँ के स्पिरिचुअल लीडर थे। जब तिब्बत को चाइना ने अपने अंदर लिया तो किसी भी देश ने कोई भी वो आवाज़ नहीं उठाया कि आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उन्होंने, चाइना ने बोला कि ये हमारा हमारा ही वहाँ पे एक धर्म या हमारे ही तरह के लोग वहाँ पे रहते हैं जो हमारी सभ्यता मानते हैं। इसलिए उसने वो दावा करते हुए तिब्बत को अपने अंदर में मिला लिया। और तिब्बत से दलाई लामा जी को वहाँ से छोड़ना पड़ा तिब्बत, क्योंकि तिब्बत चाइना ने अपने अंदर में ले लिया। और दलाई लामा फिर एक रिफ्यूजी की तरह या आप शरणार्थी की तरह भारत में आए और उन्होंने नेहरू जी उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे, तो नेहरू जी ने उनका स्वागत किया और उनको शरण दिया यहाँ पर। चाइना जब तिब्बत को अपने कब्जे में लिया था 1950 में, तो उसके बाद उन्होंने अक्साई चीन में अपना रोड बनाना स्टार्ट कर दिया और भारत को उस टाइम पे पता भी नहीं चला, क्योंकि हो सकता है उस टाइम पे कोई उतना टेक्नोलॉजी नहीं था, तो और उधर लोग जाते भी नहीं थे। तो इसलिए वो धीरे धीरे चाइना ने अपने विस्तारवादी नीति के कारण अपना एक उसी के बीच से एक रोड बनाया जो तिब्बत के लहासा होते हुए जाती थी। और चाइना ने अपना धीरे धीरे बहुत सारे मुद्दों पे 1960 के आसपास में, 61 के आसपास में वो मतभेद करने लगा। कभी उसके जो सैनिक होते थे, हमारे सैनिक को उस टाइम पे मार देते थे। लेकिन कम्युनिकेशन गैप के कारण उतना ज़्यादा पता नहीं चल पाता था देश में कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और अचानक उन्होंने 20 अक्टूबर 1962 में उन्होंने एक युद्ध स्टार्ट कर दिया भारत के प्रति, और वो अरुणाचल में भी उन्होंने स्टार्ट किया और इधर जो अक्साई चीन है उस साइड भी अपना वो युद्ध को स्टार्ट करके अपना दावा उन्होंने ठोक दिया कि ये हमारे देश के अंदर आता है। और चाइना वही सोच रहा है कि 1962 में जैसे भारत में अपना घुस गए थे, अक्साई चीन को ले लिया, तो और वो आज भी चाहता है कि हम भी, क्योंकि उसका एक नीति रहा है विस्तारवाद नीति, वो अपने ज़मीन को बढ़ाना चाहता है, मीन्स कि ज़मीन का जो है हड़पना चाहता है। तो वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। आप जो चाइना आज देखेंगे, मेन चाइना, तो उसमें क्या है कि एक छोटा सा चाइना था, बाकी वो जितने भी आसपास के कंट्री थे उसको उसने विस्तारवादी नीति के कारण अपने में मिलाते हुए चला गया। और आज वही फिर भारत पे वो कर रहा है कि एक तरफ एक जो अटैक मीन्स कि झेल रहा है, महामारी का झेल रहा है भारत, तो उसमें वो फ़ायदा उठाना चाहता है कि एक तरीके से एक ऐसा अच्छा उसके लिए एक समय है कि वो
भारत उस युद्ध से लड़े कि इस युद्ध से लड़े, कमज़ोर पड़ जाएगा और कहीं ना कहीं फिर वो गलवान घाटी में आक्रमण करके वो सारा चीज़ अपने क्षेत्र में मिला लेंगे। कि आपको न्यूज़ भी मिल रहा होगा कि अभी जो गलवान घाटी में वो लोग आ चुके हैं, जहाँ पर वहाँ से वो पीछे हटने के लिए तैयार ही नहीं है। आज का रिपोर्ट है, आज का न्यूज़ है कि अभी 12 घंटे से जो बातचीत चल रही थी उसमें भी यही निष्कर्ष निकला कि वो जहाँ तक अब आ गए हैं वहाँ से वो पीछे जाने के लिए तैयार ही नहीं है। जो अभी जहाँ पे हैं वहाँ पे जो हमारे भारत के ही सैनिक थे वहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए जाते थे। अब आप समझ सकते हैं कि चाइना का क्या नीति रहता है। वो हमेशा अटैकिंग मूड में रहता है और वो आपके अंदर में दिखता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन पावर है और आप किस चीज़ से जूझ रहे हैं। तो वो चारों तरफ से वो अपना एक मनोभावना क्रिएट कर लेता है कि कब हमें इस पे आक्रमण करना चाहिए कि हम उस पर दबाव बना के फिर उस चीज़ को हम ले लेंगे। तो ये चाइना का हमेशा से रहा है, धोखे देने वाला काम हमेशा से रहा है, जिसपे वो हमेशा वो फिराक में रहता है कि हम कैसे आसपास के जैसे देशों को, आज के डेट में आप देख रहे होंगे नेपाल है, फिर पाकिस्तान में अभी आतंकवादी कोई ग्रुप है उसको चाइना ने सपोर्ट कर दिया। तो ये अपना एक विस्तारवादी नीति का वो अपनाते रहता है कि हम कैसे अपना भूमि लैंड है जो बढ़ाते जाए, मीन्स कि दूसरे छोटे छोटे जो भी टुकड़े हैं उसको ऐड कर। आपको पता होना चाहिए 1962 के युद्ध में हमारे सैनिक जो मारे गए थे वो 1386 यानी 1400 सैनिक मारे गए थे और 1700 जो सैनिक थे वो मिसिंग हो गए थे उस टाइम पे। और 4000 जो सैनिक थे वो चाइना के द्वारा अपने अंदर चाइना ने पकड़ के रखे थे और फिर बाद में उन्होंने रिलीज़ किया 4000 सैनिकों को। तो टोटल जो मारे गए सैनिक थे भारत के जो रिकॉर्ड में है वो 1386 प्लस 1700 मिसिंग, तो टोटल ये संख्या 3100 के आसपास हो गई, यानी 3100 लोग 1962 के चाइना इंडिया के युद्ध में मारे गए थे। एक आपको रोचक जानकारी इसमें ये होगा कि 21 नवंबर 1962 को चाइना ने अपने से सीज फायर घोषित कर दिया, मीन्स कि उसने बोल दिया कि युद्ध विराम हम करते हैं। क्यों करते हैं, आप लोग आज भी कंफ्यूजन में होंगे कि आखिर चाइना ने अपने मन से एक महीने बाद 21 नवंबर को युद्ध विराम कर दिया और जो अरुणाचल में वो 60 किलोमीटर तक अंदर घुस आए थे वो पीछे भी चले गए। ऐसा आखिर क्यों, ये जानने का आपको उत्सुकता होगी, तो मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि आखिर ऐसा चाइना ने क्या निर्णय लिया कि उसने सीज फायर घोषित करके 60 किलोमीटर जो अरुणाचल के बाउंड्री से अंदर भारत की तरफ आ गए थे वो पीछे भी चले गए। तो ये मेन वजह ये था कि उस समय यूएस के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू जी के को दिया था कुछ दिन पहले कि हम आपको हवाई जो एयरफोर्स है हम आपको सपोर्ट करेंगे, और उस कारण से हो सकता था कि चाइना पे ज़्यादा दबाव बना दे क्योंकि अमेरिका उस टाइम पे भी सुपर पावर था। तो चाइना इस डर से अपने मन से 21 नवंबर 1962 को उसने करीब एक महीने बाद अपना युद्ध विराम कर दिया था। चाइना का इंडिया पे अटैक करने का मेन वजह ये था कि 1950 के आसपास में जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस टाइम पे कोई भी प्लानिंग उस टाइम के सरकार ने नहीं की कि युद्ध में जितने भी सेना पे क्या होना, क्या कैसे प्लानिंग करना चाहिए, अपने रक्षा क्षेत्र में कैसे प्लानिंग करना चाहिए, कितने मिसाइल्स होने चाहिए, मिसाइल परचेस करना चाहिए या बनाना चाहिए, तो ये सारी चीज़ नहीं हमारे पास रेडी था। इसके कारण हमने उस टाइम पे चाइना ने हमें इस वार को हरा दिया, मीन्स कि अक्साई चीन उस टाइम पे वो कब्जा कर लिया। और एक और बात आपको, क्योंकि रिपोर्ट इस पे भी बनाया गया जब जैसे 1962 के बाद गवर्नमेंट ने बोली कि आप इस पे रिपोर्ट तैयार कीजिए, तो उस टाइम पे हेंडरसन और ब्रुक्स एंड भगत सिंह दो लोग थे जिन्होंने सरकार पे ये रिपोर्ट बनाया कि ये हमारी क्यों हार हुई। तो उन्होंने बोला कि हमारे जो लीडर्स और आर्मी में जो भी रक्षा क्षेत्र में थे उनका एक कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हो पाया, इसके कारण हमारी ये हार हुई। एक और अनोखी बात यह है कि 1962 से पहले चाइना और पाकिस्तान की दोस्ती नहीं थी, और 1962 के बाद चाइना और पाकिस्तान की जो दोस्ती है वो काफ़ी गहरा गई, और आज भी आप देख रहे हैं कि ये दोनों मिलकर भारत को हमेशा हानि पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए चाइना से सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। और जो पाकिस्तान और नेपाल आज के डेट में हमारे भारत देश पे बोलते हैं कि ऐसे हो गया, ये हमारा डिस्प्यूट है, ये हमारा ज़मीन है, हम लेंगे, तो ये कहीं ना कहीं ये चाइना का गेम प्लान है और ये पाकिस्तान और नेपाल नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि इनको बाद में कितना बड़ा लॉस होगा ये अभी नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि चाइना का हमेशा से रणनीति रहा है, आपको अभी लालच देंगे, सारा चीज़ देंगे और फिर बाद में अपने अंदर वो मिला लेंगे।
तो इस महकमे में ना रहे पाकिस्तान और नेपाल या जो भी है भूटान, उसके साथ पर इंडिया को आप कोस रहे हो, तो आप ये जान लो कि चाइना में कम्युनिस्ट का सरकार है, वहाँ पे किसी का नहीं चलता है। वो डायरेक्टली आप पे आक्रमण करेंगे और धोखेबाजी का उनका काम रहा है। तो इससे इंडिया तो हमेशा से सचेत है, बट इसमें जो भुगतेगा वो पाकिस्तान, नेपाल, ये इनके लिए बहुत ही बर्बादी का कारण है चाइना। और आने वाले दिनों में, आने वाले भविष्य में चाइना पाकिस्तान को और नेपाल को अगर ऐसे ही ये लोग सपोर्ट करते रहे, दोस्ताना इनके अंदर रहा, तो बिल्कुल चाइना अपने अंदर इन दोनों को ले ही लेगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।